Good afternoon, everyone. Have you done the homework questions, Vishay? Any doubts in the homework questions? Atharv? Okay. Good afternoon, Vishay. Were you able to do the homework questions? Any doubt? Roman, any doubt in the homework questions? चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. Radhika, any doubts in the homework questions? Okay. आज की क्लास में हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. अभी रेशोज अगर हम देखें तो हमारी रेशोज तो हो गई हैं, जो 3 रेशोज न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं वो बस हमें करनी बाकी है. एक बार हमने सारी रेशोज वैसे देख ली है. सो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो. वैसे ये रेशोज भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इनका एक फॉर्मूला है जिसका मतलब आप समझ लो, देन यू कैन इजिली फाइंड दीज रेशोज. तो ये तो हम करेंगे ही, पर एक और टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं कि आप बताइए रेशो विल इंक्रीज, डिक्रीज और देयर विल बी नो चेंज इन द रेशो ड्यू टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. तो उस टाइप के क्वेश्चंस की मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाती हूँ, और उसमें मतलब वी कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं या नहीं, द आंसर इज यस, आते भी हैं. तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. तो हम स्टार्ट करते हैं करंट रेशो से, क्योंकि दैट इज द वेरी बेसिक रेशो, उससे हम समझेंगे. करंट रेशो में हेडिंग दे दीजिए, सपोज करंट रेशो इज of a company is 2:1. State with reasons. Then इसके बाद, yes Samriddhi, do you have any doubts in the homework questions? $155. That's it. Okay, I'll come to that. पहले हम ये लिख लें because I have started with this. Suppose current ratio of a company is 2:1. State with reasons which transaction will increase, decrease or not change the ratio. अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये हम कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. So first is repayment of a current liability. लिख लिया विषय यहाँ तक आपने? Written? देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं. जैसे करंट रेशियो है तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज.
अब अगर आपने किसी करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ किया है, जैसे लेट्स से क्रेडिटर्स, क्या इससे आपके करंट एसेट्स कम होंगे? यस और नो? बिकॉज व्हाट विल गो आउट? यस। देन क्या आपकी करंट लाइबिलिटी चेंज होगी? यस और नो? व्हाट विल हैपन टू करंट लाइबिलिटी? तो आप कहेंगे कि हमारे करंट एसेट्स भी कम होंगे और हमारी करंट लाइबिलिटीज भी कम होंगी, बट द आंसर इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मेरे न्यूमरेटर भी कम हो रहा है और डिनोमिनेटर भी, रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर जो है ना बच्चे, वो सोचने के लिए बेटर है अगर आप कुछ वैल्यूज से समझो। जैसे यहाँ पे हमारी करंट रेशो है ऑलरेडी 2:1, तो अज्यूम कर लो कि करंट एसेट्स है 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज है, अगर 2:1 है तो 1 लाख। और अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो करंट लाइबिलिटी हमने पे ऑफ की है ना, कोई भी वैल्यू बोल दो, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, कोई भी वैल्यू, लेट्स से 50,000, तो मेरा कैश कम हो जाएगा 50,000 से और मेरा लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा 50,000 से। माय आंसर विल बी 1,50,000 अपॉन 50, 3:1, so I will say that the ratio will improve or increase। तो इस टाइप से आपको आंसर देना होता है। यू विल राइट इट। ये अगर आपने अज्यूम किया है दैट्स ऑल्सो फाइन, आप लिखेंगे लेट द value of current liability be 50,000, so the current assets would decrease by 50,000 if we are paying the current liability, and the current liability would also decrease by 50,000 and hence the ratio would increase or improve। अब आप कहोगे कि हमेशा ऐसे लेट करके ही करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, इट डिपेंड्स। कई बार हमें लेट करके करना चाहिए, कई बार उसके बिना भी काम चल जाता है, वो आपको ज्यादा प्रैक्टिस से समझ में आएगा। पहले बताओ, इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू यू? सो आई विल स्टिल रिपीट। तो हमारी जो करंट रेशो थी ना पहले, वो 2:1 थी। अब वो कह रहे हैं कि हमने करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ किया है, बताओ इसकी वजह से रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा, अगर ऑलरेडी रेशो थी 2:1, तो मान लेते करंट एसेट्स होंगे 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज होंगी 1 लाख। और अगर हमने करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ किया, मान लेते 50,000 उसकी वैल्यू है, तो 50,000 का कैश कम हो जाएगा तो करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, 50,000 की करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी, मेरी नई रेशो होगी 3:1 जो कि पहले से ज्यादा है। सो आई एम सेइंग दैट द रेशो विल इम्प्रूव। ओके, रोमन। नेक्स्ट, इस टॉपिक पे वैसे मैंने यूट्यूब पे पब्लिक वीडियोस बनाए हुए हैं रिलेटेड टू ऑलमोस्ट ऑल द रेशोज। मतलब करंट रेशो का अलग बनाया हुआ है, क्विक रेशो का अलग, डेट इक्विटी का अलग, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ऑलमोस्ट ऑल द रेशोज आई हैव कवर्ड। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। देखो जी, जब भी आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आए तो आप उसका डबल एस्पेक्ट या डुअल एस्पेक्ट सोचो। इससे क्या बढ़ रहा है? सॉरी, क्या बढ़ रहा है? करंट एसेट तो ठीक है बढ़ रहा है, आप कह दो स्टॉक बढ़ रहा है या गुड्स बढ़ रहे हैं। और क्या कम हो रहा है? ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है। मतलब आप कह सकते हो एक करंट एसेट बढ़ रहा है और एक करंट एसेट कम हो रहा है। यस। नेट में क्या मेरे करंट एसेट्स चेंज हो रहे?
क्या मेरी करंट लायबिलिटीज चेंज हो रही है इसकी वजह से? तो आई विल से नो चेंज. No change due to this transaction. And how will I write it? I'll say neither the total current assets nor the total current liabilities are affected, since there is only a conversion of current assets from one current asset to another current asset. You can say, इतना अगर आपको ये वर्ड यूज नहीं करना, conversion of, that's okay. You can say one current asset is getting increased and one current asset is getting decreased. So there is no change in current assets, and obviously there is no change in current liability due to this transaction. Since numerator और denominator में कोई change नहीं है, hence the ratio will not change. Agreed? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करने हैं. और इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी रेशियोज में है, ऑलमोस्ट. और यूजुअली बच्चे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि वो सभी न्यूमेरिकल में ही रह जाते हैं. न्यूमेरिकल तो हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें यूजुअली बच्चे लैक करते हैं. बट आई डोंट वांट दैट विद यू. तो इन पे भी थोड़ा सा आप फोकस करें, इस टाइप के क्वेश्चंस पे. So I will write here neither the total current assets nor the total current liabilities are affected one current asset is reducing and another current asset which is goods या stock is increasing. और इसके लिए बेटर वर्ड हो जाता है conversion, that one current asset is being converted into another. If you can write like that, that's also fine. Sale of office equipment. For rupees 20,000 और बुक वैल्यू है 25,000. अच्छा, डुअल एस्पेक्ट. एक्चुअली 3 एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं. बताइए, हाउ मच कैश एम आई गेटिंग? जैसे 11th क्लास में वो चैप्टर करते थे ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, वैसे सोच के देखो. ऑफिस इक्विपमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय हाउ मच? क्योंकि बुक वैल्यू जो होती है ना, उतने से एसेट की वैल्यू कम होती है. मैं ज्यादा डिटेल में समझा रही हूँ, इतना जरूरत नहीं थी, बट चलो समझते हैं. अब 25,000 की चीज 20 में जा रही है, सो देयर इज व्हाट? देयर इज अ लॉस, जो कि हम कैपिटल से माइनस करते थे, अगर आपको याद हो. लॉस. ठीक है, अब देखो, ये मेरे करंट एसेट है. ऑफिस इक्विपमेंट का मेरा मतलब ऑफिस इक्विपमेंट is not related to current assets. Why? It's a fixed asset, right? And it is not related to current liability also. Capital is also not a current asset, not a current liability. मतलब ना इससे मेरे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं, करंट लाइबिलिटी पे. करंट एसेट पे नहीं, करंट लाइबिलिटी पे नहीं. तो ओनली डिफरेंस इज कि मेरे करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो रेशो में मेरा न्यूमरेटर बढ़ेगा. तो व्हाट विल बी द आंसर? द रेशो विल,
यस, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है एंड दैट्स इट, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशो की वैल्यू तो बढ़ेगी ही। इतना तो हम बेसिक समझ ही सकते हैं मैथमेटिक्स। तो आप कहेंगे सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट जो भी है विल इम्प्रूव द करंट रेशो बिकॉज करंट एसेट विल इंक्रीज as cash will increase and there will be no change in current liability, right? अब अगर आप कहो कि अज्यूम करके अगर करना हो हमें मैथमेटिकली नंबर्स लेके, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले रेशो थी 2:1, तो 2 लाख और 1 लाख। अब आपके बढ़ गई है कैश 20,000 से, तो बताओ अब रेशो क्या आएगी? So is it more than previous, more than original? Yes, but this is not needed, not required. पर अगर आप ऐसे करना चाहते हो कर सकते हो। सो ये सब लिखते जाओ चाहिए इस तरह से, पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक ही है और कुछ नहीं है। यू कैन नॉट क्रैम इट। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट will improve the current ratio because current asset जो कि है cash will increase and there is no change in current liability। मतलब डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। राधिका विषय able to understand? नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। बताओ क्या इसका डुअल एस्पेक्ट क्या है? क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो करंट एसेट भी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो रेशो विल व्हाट? अब वो देखना पड़ेगा। इट्स नॉट क्लियर। मतलब हमें लग सकता है अच्छा ये भी बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, नो चेंज, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू चेक न्यूमेरिकली। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कई बार हम न्यूमेरिकली चेक करेंगे, कई बार नहीं करेंगे, जहां रिक्वायर्ड होगा वहां करेंगे। तो लाइक ओरिजिनली रेशो थी 2:1, सो लेट्स से 2 लाख 1 लाख, एंड इसकी कोई भी वैल्यू मान लो 10,000, 20, 30, whatever, 50 मान लेते हैं जैसे हमने पहले भी माना था। तो 50,000 से दोनों की वैल्यू बढ़ रही है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 कितना आएगा ये? व्हाट? 1.67। तो रेशो विल डिक्रीज देन बिफोर। अब आप यहाँ पे 50,000 की जगह 1 लाख ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, रेशो डिक्रीज ही होगी। अगर 1 लाख लेते तो क्या मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती? मे बी 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, so the calculation could have been a little easier। तो आप अपने आप देख लो कि आपको क्या लेट करना है। समझ रहे मेरी बात? बोलो। तो आप इस 50,000 की जगह अपने आप देख लो क्या लेट करना है, जिससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है, वैसा लेट कर लो।
but the final conclusion will be that the ratio will reduce or decline. Yes, Samriddhi, do you understand? Both current assets and current liabilities are increased by the same amount so it will reduce the current ratio. ठीक है, ये था फोर्थ पॉइंट. अब फिफ्थ पे आ जाते हैं. सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000 कॉस्ट है 25,000. बताओ कैश कितना आ रहा है? स्टॉक या गुड्स कितने के माइनस हो रहे हैं? और आपका प्रॉफिट हो रहा है. यस यस, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, और इसका करंट एसेट या करंट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. तो यू टेल मी नेट में क्या हो रहा है? बाय हाउ मच? यस, तो नेट में क्या हो रहा है कि करंट एसेट्स की वैल्यू 5,000 से बढ़ रही है एंड दैट्स इट. तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, सो द रेशियो विल यस. समझ सकते हो इसे? अब मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकली करके देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो. न्यूमरेटर बढ़ रहा है, दैट्स इट. जैसे अगर हम लेट कर ले 2 लाख 1 लाख, तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो 5,000 से बढ़ रहा है. सो आंसर वुड बी इम्प्रूव ही होगा, बट दिस इज नॉट नीडेड. इससे मतलब आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब सिंपली पता ही है कि न्यूमरेटर ही बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स रेशियो ही बढ़ेगी. करके देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट? चले आगे. चलिए, अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफी डिफरेंट है. दैट इज पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड. देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पहले डिविडेंड प्रपोज करते हैं, देन शेयर होल्डर्स उसे एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करते हैं. फिर जब शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं तो फिर कंपनी उस डिविडेंड को डिक्लेयर करती है. डिक्लेयर मतलब वो पब्लिकली बोल देती है कि हाँ, हम डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को और इस रेट पे डिविडेंड देंगे. तो जब कंपनी डिक्लेयर कर देती है कि हम डिविडेंड देंगे, तो वो कंपनी की बन जाती है एक डैश, कैन यू गेस? लाइबिलिटी, और वो भी करंट लाइबिलिटी. क्योंकि ये रूल है कि जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके 30 डेज के अंदर आपको पे करना है. तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस दिन
वो कंपनी की बन जाती है एक करंट लायबिलिटी। ये बात आपको पहले शायद नहीं पता होगी, तो इस चीज को पहले तो मैं लिखूंगी नोट में। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है वैसे लिखिए, बट आई राइट लाइक हाउ आई यूजुअली राइट। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो यह कंपनी की करंट लायबिलिटी बन जाती है। अभी आपने डिक्लेयर किया है, नाउ आफ्टर सम टाइम यू विल पे दैट, बट जब आपने डिक्लेयर किया है तो वो आपकी क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटी। और इसको हम डिविडेंड पेबल के नाम से जानते हैं, डिविडेंड पेबल, दैट ड्यू बट नॉट पेड एट दिस पॉइंट। इट इज टू बी पेड within 30 days of being declared। ठीक है, पहले तो इतना समझो। क्या समझना है आपको कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसी दिन वो कंपनी की बन जाती है करंट लायबिलिटी, क्योंकि अब आपको बस जल्दी ही इसे पे करना होगा। पहले यहां तक लिखो। अब आप बताइए, एज पर व्हाट आई हैव रिटन, क्या हमने पे कर दिया है? यस। तो करंट एसेट कम होगा। क्यों? क्यों कम होगा करंट एसेट अगर मैंने डिविडेंड पे किया है? कैश जाएगा। एंड वो जो करंट लायबिलिटी बनी थी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, दैट करंट लायबिलिटी विल व्हाट, नाउ रिड्यूस। अंडरस्टैंड दिस। जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसी दिन वो बन गई थी आपकी करंट लायबिलिटी, और आगे जाके जब आपने डिविडेंड पे किया तो वो करंट लायबिलिटी जो पहले क्रिएट हुई थी, वो करंट लायबिलिटी अब खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। सो दैट इज, मैंने यहाँ पे लिखा है करंट एसेट भी कम होगा क्योंकि कैश जाएगा, और वो जो करंट लायबिलिटी क्रिएट हुई थी एट द टाइम ऑफ डैश, at the time of declaration, that current liability would also reduce, which is quite natural। तो अब आपका न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, तो बताओ क्या होगा। देखते हैं, यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकली करें तो ज्यादा अच्छा है। कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लो, कितने का डिविडेंड दिया है, से यानी 50,000। तो पहले अगर रेशियो थी 2:1 तो 2 लाख और 1 लाख, 50,000 से आपका कैश कम हो गया और वो जो करंट लायबिलिटी क्रिएट हुई थी वो कम हो गई। सो व्हाट इज द आंसर, 3:1। सो करंट रेशियो विल improve, राइट? बताओ एवरीवन। तो इसे बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझ लो क्योंकि काफी अलग सा है यूजुअली जो हम पॉइंट्स करते हैं उनसे। तो जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया एट दैट वेरी पॉइंट वो आपकी बन जाती है एक करंट लायबिलिटी, और फिर जब आप आगे चल के उस डिविडेंड को पे करेंगे तो वो करंट लायबिलिटी जो पहले क्रिएट हुई थी वो खत्म हो जाएगी। और जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो डेफिनेटली करंट एसेट तो कम होगा ही बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। सो राधिका, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? करंट रेशियो will improve as total current assets and total current liabilities
are getting reduced by the same amount. Declared dividend is a current liability. मतलब जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो एट दैट वेरी मोमेंट वो एक करंट लाइबिलिटी बन जाती है. इट बीइंग पेबल within 30 days of being declared. ठीक है, यहां तक लिखे. बात समझ में आती है अर्शी? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो लिटिल डिफरेंट, तो इस पे भी हम बात करेंगे. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. नॉर्मली आप डिबेंचर्स को कौन सी लाइबिलिटी मानते हो? नॉन करंट लाइबिलिटी. ठीक है, दैट्स करेक्ट. अच्छा, आ जाओ इस पॉइंट पे. अभी ऊपर वाला ही लिख रहे हैं रिटन. ओके, जैसे आज के दिन अगर मैंने डिबेंचर्स इशू किए और इसकी रिडेम्पशन होनी है लेट्स से 3 इयर्स के बाद, तो ऑब्वियसली आज के दिन ये मेरे लिए कौन सी लाइबिलिटी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी. बट इमेजिन जब 2 साल बीत जाएंगे, when 2 years would pass and अब मुझे दिख रहा है after 2 years have passed I can see that within 1 year I will have to pay off the debentures. अब एक ही साल रह गया इनको पे करने में, तो क्या आपको नहीं लगता इस पीरियड में ये मेरी बन जाएगी कौन सी लाइबिलिटी? यस, दिस इज समथिंग जो 11th क्लास के बच्चे को नहीं पता होगी बात, और ये हमारी न्यू कंपनीज एक्ट ने हमें बताया है. पहले ऐसा नहीं होता था. इन द ओल्ड कंपनीज एक्ट हम डिबेंचर्स को हमेशा एक नॉन करंट लाइबिलिटी ही मान के चलते थे थ्रू आउट. बट अभी आप सोच के देखें कि जैसे इनकी लाइफ 3 इयर्स है, तो आफ्टर 2 इयर्स हैव पास, तो अब आप कहोगे कि आने वाले 1 साल के अंदर मुझे इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है, मतलब मुझे पैसे देने पड़ेंगे. तो क्योंकि ये तो आने वाले 1 साल में ही होने वाला है, आई शुड मेक इट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी. आपको ये बात शायद पहले नहीं पता होगी, और ये बात कहाँ लिखी है बुक में वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, पेज नंबर 1.21 पर आप आके देख सकते हैं. 1.21 करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स. जो मैंने अभी आपको सिखाया ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. मतलब वैसे तो ये एक लॉन्ग टर्म डेट था डिबेंचर्स, बट अब आने वाले 1 साल के अंदर हमें इनकी पेमेंट करनी होगी. सो वी कॉल इट करंट मैच्योरिटीज, दैट दीज आर गोइंग टू गेट ड्यू विद इन 1 ईयर. और ये बात आपको यहाँ पे समझाई हुई है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, बट मैंने आपको मतलब ऑलरेडी समझा दी है. सो जब आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया उसके 1 साल पहले वो आपकी बन गई होगी, और फिर जब आपने उन्हें रिडीम किया तो वो करंट लाइबिलिटी जो बनी होगी दैट विल रिड्यूस. तो आप कहेंगे यहाँ पे आपकी करंट लाइबिलिटी कम होगी, और ऑफ कोर्स क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो क्या कम होगा?
करंट एसेट भी कम होगा क्योंकि कैश इज गोइंग आउट। तो अब सोच के देख लो, न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। लेट कर लो, कोई एक वैल्यू बोलो, थोड़ी इजी कैलकुलेशन रहे जिससे 50,000 ही ले ले। So the ratio will improve। तो फिर से समझे एक बार, वैसे तो डिबेंचर्स हमारी एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है या एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। बट जब उसको रिडीम करने में सिर्फ एक ही साल रह जाता है तो मतलब वो एक साल पहले से बन जाती है करंट लाइबिलिटी, और इसे हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ व्हाट, अभी मैंने दिखाया था लॉन्ग टर्म डेट्स। फिर जब आप इनको रिडीम करते हो तो आप कहोगे कि भाई एक साल पहले तो ये करंट लाइबिलिटी बन गई होगी, एंड नाउ दैट वी आर रिडीमिंग इट, तो वो करंट लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई थी वो अब खत्म हो गई। और ऑफ कोर्स आपने अगर डिबेंचर्स को पैसे दिए हैं तो कैश भी जा रहा है, तो करंट एसेट इज आल्सो रिड्यूसिंग। तो ऑन द होल आपका रेशियो विल इम्प्रूव। डू यू अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन आई शो यू पेज 4.13 पे भी लिखा हुआ है, according to schedule 3 of the companies act 2013, a liability that is due for payment within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, वैसे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, is shown as current liability। जो बैलेंस शीट की डेट के आने वाले 12 मंथ्स के अंदर जिनको पे करना है उसे आप करंट लाइबिलिटी मानते हो। तो इवन दो डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बट वो एक साल पहले करंट लाइबिलिटी बन गई होगी, राइट? बताइए, सबको क्लियर है? लिखो यहां तक। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखवा रही हूँ, अगेन आपको ये नहीं पता होगा पहले से, दैट इज कि करंट रेशो की कैलकुलेशन के लिए जो हम करंट एसेट्स लेते हैं उसमें हम, ये देखो पेज नंबर 4.84 पर आओ, where the summary of the chapter is given। करंट एसेट्स लेते हैं हम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, बट इसमें हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स को नहीं लेते, इवन दो वो करंट एसेट होते हैं। लेट मी रिपीट, stores and spares and loose tools actually are a part of dash inventories, and they are very much a part of current assets क्योंकि inventories are a part of current assets, but for the calculation of current ratio we do not include stores and spares and loose tools। Why? Now the logic is simple। वो कहते हैं कि ये जो करंट एसेट है ना, ये तो फैक्ट्री में पड़े रहने के लिए है, ये ऐसे वाली करंट एसेट्स नहीं है जो आपको पैसे देंगे और फिर आप इससे करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करोगे। तो ये जो करंट एसेट्स है ना, इनको हम अपनी रेशो की कैलकुलेशन के लिए नहीं लेते, क्योंकि हम तो यहाँ पे ये देखना चाहते हैं ना कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं जिसमें से हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो ये वाले करंट एसेट्स तो सिर्फ फैक्ट्री में पड़े रहने के लिए है, ये एक्चुअली कैश में कन्वर्ट होके लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दैट इज वाई
even though stores and spares and loose tools are very much a part of current assets, but for the calculation of current ratio, we do not include them, we do not consider them, because they are not going to give me the real meaning of the ratio. क्योंकि ratio ये बताती है कि आप ये दिखाओ कितने current assets हैं आपके पास जिनको बेच के आप current liabilities को pay off करोगे, या जिनसे जब पैसे आएंगे तो आप करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे। बट ये जो है इनसे तो पैसे नहीं आएंगे ना, ये तो बस फैक्ट्री में पड़े रहने के लिए है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बट यू शुड हैव द प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। लेट्स से आपको वाइवा में टीचर ने पूछा बताओ लूज टूल्स क्या करंट एसेट होते हैं, आप कहोगे हाँ होते हैं। फिर वो पूछेंगे अच्छा क्या ये करंट रेशियो की कैलकुलेशन में आते हैं, आप कहोगे नहीं। Then why? A little why, मतलब just a few words you can prepare. Page 4.6. Reason देखो क्या है? Loose tools and stores and spares are excluded from current assets because they are not held for sale or conversion into cash. मतलब we are not going to convert these into cash and then we'll get the money and we are going to pay the current liabilities. They are not like that. That's it. बस इतना बोल दीजिए and that's enough. Because they're not held for conversion into cash. इसलिए हम उनको करंट रेशियो की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं करते। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ जो चीज आपको याद रखनी है। Stores and spares and loose tools are a part of inventories and inventories are a part of current assets. But for the calculation of current ratio, we do not consider loose tools and stores and spares because they are not held for conversion into cash. So they are not going to give me the true meaning of the ratio. So we are not including them. That's it. ये बात हमें याद रखनी है, नोट में लिखेंगे। Loose tools and stores and spares are a part of inventories and hence a part of current assets but for the calculation of current ratio, we exclude them from current assets because they are not held for sale. अच्छा मुझे एक करंट एसेट बताओ विच इज हेल्ड फॉर सेल। डेफिनेटली, एंड दैट्स अ मेजर कंपोनेंट। मतलब स्टॉक तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट एसेट्स का एंड दे आर हेल्ड फॉर सेल। बट ये वाले जो है ये ना आप सेल करोगे ना इनको किसी तरह से आप कैश में कन्वर्ट करोगे और कन्वर्जन इनटू कैश, इसलिए आप इनको रेशो की कैलकुलेशन में नहीं लेते। डू यू अंडरस्टैंड? लिख लिया सबने? ओके, देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि एक आइडियल रेशो होती है। आइडियल मतलब जिसे परफेक्ट माना जाता है। तो सबसे अच्छी करंट रेशो माना जाता है किसे? 2:1 को। वैसे तो कुछ भी डिफाइन नहीं होता, हर बिजनेस का अपना तरीका होता है काम करने का, उसके अपने करंट एसेट्स होते हैं, करंट लाइबिलिटीज होती है, बट फिर भी एक जो सबसे अच्छी करंट रेशो माना गया है वो 2:1 को माना गया है, विच मीन्स दैट करंट एसेट्स आर ट्वाइस ऑफ द करंट लाइबिलिटीज, राइट? अच्छा,
if I ask you, but why not 5:1? Why not 6:1? Why not a higher ratio is considered an ideal ratio? Can you give me a reason? Of करेक्ट. मतलब वैसे तो हम कहेंगे अच्छा जितनी ज्यादा करंट रेशियो होगी उतना अच्छा होगा, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. यू कैन नॉट से दैट 10:1 इज अ like a really good ratio. No, because इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर ये रेशियो ज़्यादा बड़ी है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, या आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है, या आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और ये तीनों गलत बातें हो सकती हैं. अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक है, ये भी अच्छी बात नहीं. इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने स्टॉक को सही तरीके से बेच नहीं रहे, इसीलिए वो आपके पास रिमेनिंग है. Yes, maybe you're not selling it properly. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है, this is also not a good thing in business sense, because कैश का कर क्या रहे हो आप? आइडल कैश इज वेरी रॉन्ग. फाइनेंस की दुनिया क्या कहती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैश होना भी अच्छी बात नहीं है. Why? Because you should rather dash it, इन्वेस्ट इट. क्योंकि आप कैश रख के कर क्या रहे हो? वो बढ़ थोड़ी रहा है पैसा. आप इसको कहीं इन्वेस्ट करो ताकि एटलीस्ट ये ग्रो तो करे. तो बहुत ज्यादा आइडल कैश भी अच्छी बात नहीं होता. बहुत ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स है, क्यों? मतलब आप अपने डेटर से पैसे नहीं ले रहे हो टाइम से, ये भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट a very high current ratio is also not a good thing, because it can mean, like I said, inventory ज़्यादा है, which means poor sales. cash ज़्यादा है मतलब poor cash management. idle funds कोई फायदे की चीज नहीं होती. ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा है मतलब आप अपने डेटर से सही तरह से कलेक्शन ऑफ मनी नहीं कर रहे. डू यू अंडरस्टैंड? So अगर your viva teacher asks you that a very high current ratio is good, yes or no, so you would say no. A very high current ratio is also not a good thing, because it can mean poor sales क्योंकि stock ज़्यादा है. It can mean poor collection, मतलब debtors ज़्यादा है. It can mean poor cash management because you have a lot of cash which is lying idle. फाइनेंस में आइडल कैश को बहुत बुरा माना जाता है. अगर आपके घर में या आपके बैंक के लॉकर में बहुत सारा कैश पड़ा है, it's of no use because it's not growing, and it is assumed कि वही लोग ज्यादा कैश रख रहे हैं जिनके पास क्या है? ब्लैक मनी. मतलब ये एक अनदर एस्पेक्ट हो जाता है. टैक्सेशन की बात करें तो हम कहेंगे ज्यादा कैश रखा हुआ है मतलब ब्लैक मनी है ये. इसको आप रिवील नहीं कर पा रहे हो, डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो. और अगर ब्लैक मनी नहीं है, वाइट मनी है, बट फिर भी ज्यादा कैश रखा हुआ है, तो अगेन मतलब आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे और वो पैसा ग्रो नहीं कर रहा. दैट्स ऑल्सो अ बैड थिंग. ओके, कमिंग बैक टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम कर रहे थे. 8th पॉइंट आई थिंक, परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश. इससे रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज. तो बच्चे कैश क्या होगा? प्लस और माइनस. और लूज टूल्स क्या होंगे? ठीक है, ये करंट एसेट है तो ये भी करंट एसेट, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ करंट रेशियो. तो आप सिंपली कहेंगे कि माय करंट एसेट्स आर गोइंग टू रिड्यूस. बट व्हाई नॉट रिमेन द सेम? क्योंकि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है. व्हाई नॉट लाइक दैट?
करेक्ट। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक करंट एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है सो नो चेंज, बिकॉज इसको तो आपने करंट एसेट मानना ही नहीं है फॉर द कॉम्प्यूटेशन ऑफ द रेशियो। सो विल सिंपली से कि आपके करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, और अगर आपका न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो विल बात समझ में आती है? नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट चेक। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट बताइए। बैंक क्या करंट एसेट होता है? तो बस ये तो फिक्स एसेट है, इसका मेरे करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सो माय न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग एंड हेंस द रेशियो विल, yes, ratio will improve since current asset increased while there is no change in the current liability। ठीक है, then receipt of a check from a debtor dual aspect। both are, तो एक करंट एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, द रेशियो विल remain unchanged or will not change। Do you understand? Radhika, Roman, यहाँ तक लिखिए, then I'll go to the next page। होमवर्क नीचे आप करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। 12, 13, 14, 15 हो जाएंगे। ओके, इस रेशियो का लिख लेते हैं हम, करंट रेशियो will remain unchanged, क्योंकि एक करंट एसेट बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, दैट्स इट, और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स repayable within 12 months। Now paid। नाउ पेड नहीं, बस इतना ही लिखा है। लोन
लॉन्ग टर्म लोन्स रीपेबल विद इन 12 मंथ्स। तो एक हमें लोन पता लगा जो आने वाले 12 मंथ्स में पे करना है, तो ये हमारी बन जाती है एक। तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे एक नॉन करंट लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है करंट लायबिलिटी में, मतलब ये नॉन करंट से हटके अब करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो फॉर माई रेशियो माई डिनोमिनेटर विल इंक्रीज एंड हेंस द रेशियो विल increase and hence the ratio will reduce, right? So it will increase the current liability and current assets would remain unchanged, hence the ratio will reduce, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, द रेशियो विल रिड्यूस। डू यू अंडरस्टैंड? लास्ट फॉर टुडे, वैसे और भी है इनमें पॉइंट्स बट अभी हम इतने कर रहे हैं, और कुछ होमवर्क में आप दिमाग लगा के आएंगे। अब आई हैव गिवन यू अ फ्यू क्वेश्चंस। इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल्स was a bill payable of ₹9,000 which was met on maturity। सिंपल है। तो बेसिकली कोई बिल पेबल को हमने मीट किया है, मतलब पैसे दिए, सो कैश विल reduce, which is a current asset, or bills payable which is a part of trade payables like they are saying, वो क्या होंगे? and that is a current liability। तो current asset भी कम हो रहा है, current liability भी कम हो रहा है। यहाँ पे हम assume करके भी कर सकते हैं, जैसे ओरिजिनली 2:1 था ना, तो 2 लाख और 1 लाख, और यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है 9,000 से, अब मेरा न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। आप देख के बताएं व्हाट इज द आंसर। क्या आएगा आंसर? 2.09 या बेसिकली 2.1 कह सकते हो, 2.1:1 like you said। तो the ratio will increase or improve, right? सबको बात समझ में आती है वैसे? ओके अच्छा, एक डाउट रह गया था आपका। 155 फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स दोनों को ऐड करके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। करंट लायबिलिटी के लिए आप डिबेंचर्स ले सकते हैं। अच्छा, आरओआई में आपको डाउट है? आरओआई में होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नेट प्रॉफिट तो हमें पता ही है, न्यूमरेटर वी नो, देन वी नीड दिस। तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे CL, यहाँ पे FA, CL, इन दोनों को ऐड करो और इसको माइनस करो, यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। that is 88 lakh।
यस समृद्धि, आप समझ सकते हैं कैसे करना है। ये 88 लाख आ रहा है सबका हु हैव डन द क्वेश्चन। तो FA प्लस CA माइनस CL विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब गलती यहाँ पे क्या हो सकती है कि जो डिबेंचर्स है ना आप उसका भी कुछ कर दो यहाँ पे, बट नो, कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सो वी डू नॉट हैव टू सेपरेटली डू एनीथिंग अबाउट इट। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? ओके, होमवर्क एक बार रिपीट कर रही हूँ। 12, 13, 14, 15 एंड ऑल्सो आई थिंक आई कैन गिव यू फ्रॉम स्कैनर। स्कैनर में से क्या दे सकते हैं? मे बी यू कैन ट्राई 6th क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ये क्विक रेशो का है वैसे, बट जो लॉजिक मैंने आपको करंट रेशियो के लिए दिया है वही आप क्विक रेशियो के लिए अप्लाई करके देखना, इफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट? बात समझ में आती है? चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही है। नाउ टेक अ क्विक ब्रेक एंड मीट मी फॉर इकोनॉमिक्स।